नमस्कार, हरे कृष्णा दोस्तों। आप सभी का स्वागत है इनोवेटिव ज्योतिष में। अभी मैं एक बहुत ही स्पेशल सीरीज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और इस सीरीज के अंदर हम बहुत ही स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आपको जैसा मालूम है, जो भी लोग एस्ट्रोलॉजी के क्लासिक्स पढ़ते हैं, तो हमारे क्लासिक्स में दशाओं के बारे में अलग-अलग क्लासिक्स में बहुत सारे एक्सेप्शंस दिए हुए हैं और उन एक्सेप्शंस को लेकर हम भ्रमित होते हैं और समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने एक प्रयास किया है कि उन सभी एक्सेप्शंस के बारे में आप लोगों से बात करूं और शेयर करूं। तो मेरे काफी लंबे समय का काम है। अर्लियर मैं सोच रहा था कि मेरे रेगुलर कोर्सेज में कराऊं, फिर मेरे दिल ने कहा कि मैं सब लोगों के साथ इसे शेयर करूं। तो आप सभी से पहली एक रिक्वेस्ट है कि आप इस सीरीज को यदि देखना चाहते हैं तो आप वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, हाइप करें। हाइप करने से ज्यादा लोगों के पास जाता है और ज्यादा लोग यदि उसे देखेंगे तो हमारा थोड़ा उत्साहवर्धन होता है और मैं आपको ये पूरी सीरीज लेकर आऊंगा। यदि व्यूज नहीं आएंगे तो फिर लगता है कि एफर्ट हमारा बेकार है, कोई फायदा नहीं है, तब फिर मैं इस सीरीज को आगे नहीं लेकर आऊंगा। तो अब दो तीन चीजों का आप ध्यान रखें, इसको लाइक शेयर जरूर करें, हाइप भी करें और आप कमेंट करिएगा जरूर, अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगे। और उसका जो ऑब्जेक्टिव रहता है सिंपली है कि ज्यादा लोगों के पास पहुंचे, क्योंकि हमारे इतने व्यूज नहीं होते कि हमें इसका यूट्यूब पर कोई रेवेन्यू मिलता हो इससे। नेग्लिजिबल रेवेन्यू है तो रेवेन्यू के लिए मैं अपील नहीं कर रहा हूँ। मेरी केवल अपील इसलिए है कि मेरा जो प्रयास है वो ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाए, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। बात करते हैं हम दशाओं के बारे में। आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट है। जब बृहद पाराशर होराशास्त्र पढ़ते हैं, लघु पाराशरी पढ़ते हैं, जातक परिजात पढ़ते हैं, सरावली पढ़ते हैं, अलग अलग फल दीपिका पढ़ते हैं, तो वहां पर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट दिए हुए हैं, एक्सेप्शंस दिए हुए हैं दशाओं के। तो मैं आपको दशाओं के एक्सेप्शंस के बारे में इन जनरल डिटेल में बात करूंगा। और जो क्लासिक्स को मैं यहाँ पर रेफरेंस लिया है मैंने, वो है आपका बृहद पाराशर होराशास्त्र, लघु पाराशरी, फल दीपिका, जातक परिजात, सरावलीयन, उत्तर कालामृत, इन सब चीजों को लेकर मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर एक्सेप्शनल दशा है। एक्सेप्शनल दशा का मतलब है कि आप जो कॉमन नियमों से जो रिजल्ट प्रेडिक्ट करते हो, जिन दशाओं के रिजल्ट उन कॉमन नियमों के अलावा डिफरेंट तरीके से प्रेडिक्ट होते हैं, तो उसमें वन बाई वन में पॉइंट वाइज दूंगा। आप अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाएं और नोट करते रहें। जो नंबर वन पॉइंट जो मैंने सेलेक्ट किया है वो है आपका नेचुरल बेनिफिट। तो ये एक नियम मानकर चलिए कि आपकी कुंडली के लिए कोई भी नेचुरल बेनिफिट है, इसका मतलब उसकी दशा अच्छी जाएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। नेचुरल बेनिफिट जनरली आपके जुपिटर, वीनस, मरकरी और मून होते हैं। तो वो अपने बेनिफिशियंस को लूज कर देते हैं। कब लूज कर देते हैं? जब वो केंद्र के स्वामी हो जाते हैं, तो बेनिफिक नहीं रहते। और इसी तरीके से जो आपके नेचुरल बेनिफिक हैं वो एक गिवन कुंडली के लिए फंक्शनल मेलिफिक हो सकते हैं, और नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट गिवन कुंडली के लिए फंक्शनल बेनिफिक हो सकते हैं। आपका जुपिटर किसी भी कुंडली के लिए अशुभ ग्रह हो सकता है फंक्शनल, और सैटर्न शनि किसी भी कुंडली के लिए शुभ ग्रह हो सकता है। ये नियम नॉर्मल है, तो ये मैंने सबसे पहले आपको मेंशन किया है। नंबर टू पॉइंट, कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है इसका, वो ऑब्जेक्टिव है सभी को कुछ ना कुछ बता पाना, सभी लोग कुछ ना कुछ समझ पाए। सेकंड पॉइंट है केंद्र प्लस त्रिकोण ओनरशिप क्रिएट द मेजर एक्सेप्शन। जब किसी भी एक ही प्लेनेट पर कुंडली के केंद्र और त्रिकोण का वो स्वामी हो जाता है, तो उसके रिजल्ट को नॉर्मल वे में प्रेडिक्ट नहीं किया जाता। आपको ये मालूम है सभी को, उस ग्रह को हम योग कारक बोल देते हैं। एक ही कुंडली में जो एक ही प्लेनेट आपका केंद्र का भी स्वामी हो जाए और साथ साथ त्रिकोण का स्वामी हो जाए, लाइक कैंसर असेंडेंट ले लीजिएगा, कर्क लग्न की कुंडली के लिए मंगल आपका आठवें और दसवें, पांचवें और दसवें भाव का स्वामी हो जाता है। पांचवा भाव त्रिकोण है, दसवां भाव केंद्र है, तो एक ही प्लेनेट केंद्र और त्रिकोण का स्वामी हो गया, तो वो मार्स अलग तरीके से बिहेव करेगा। वो नॉर्मल प्रेडिक्शन नहीं देनी है आपको, उसकी दशा नॉर्मल नहीं जाएगी। इसी तरीके से यदि मैं वृषभ लग्न या टॉरस लग्न की कुंडली ले लेता हूं, तो इसमें शनि स्पेशल योग कारक हो जाता है, नाइन्थ लॉर्ड और टेंथ लॉर्ड हो जाता है, तो वो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी एक साथ हो जाता है। केंद्र मानेंगे 4, 7, 10 और त्रिकोण मानेंगे 1, 5, 9। तो कोई भी ग्रह 1, 5, 9 की लॉर्डशिप रखता हो, उसकी एक राशि 159 में हो और दूसरी राशि 4, 7, 10 में हो, एक ही प्लेनेट की एक ही कुंडली के अंदर, तो वो योग कारक बन जाएगा और उसकी दशा को नॉर्मली नहीं रीड करना है। पॉइंट है नंबर 3, अब नोट करते जाइएगा।
merely being a natural malefic and owning a केंद्र does not automatically make the planet a great benefic। देखिए बहुत लोगों को ये गलतफहमी होती है कि जो नेचुरल मेलिफिक प्लेनेट है, जो नैसर्गिक रूप से अशुभ ग्रह हैं, वो केंद्र के स्वामी होने पर शुभ हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो अशुभ नहीं रहते, बस इतना सा ध्यान रखेंगे। तो BPHS बृहद पाराशर होरा शास्त्र बताती है कि वो आपका शुभ होने के लिए क्वालिफाई नहीं करता। तो बहुत सारे यहाँ पर BV रमन एस्ट्रोलॉजी में आप जाकर पढ़ेंगे तो वो उन्हें शुभ मान लेते हैं। केंद्र के स्वामी यदि शुभ ग्रह हैं तो BV रमन सर उन्हें अशुभ मान लेते हैं। तो हम ऐसा नहीं मानकर चलेंगे, किसी भी क्लासिक्स में ये मेंशन नहीं है। अब आ जाता है द एट्थ लॉर्ड हैज ए मेजर एक्सेप्शंस। अष्टमेश का बहुत ज्यादा एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब आप समझ गए होंगे, नॉर्मल वे में जो चीजें होती है उससे अलग तरीके से होती है, उससे हम एक्सेप्शंस मानकर चलेंगे। ऑर्डिनरीली सामान्य तौर पर इनऑस्पिशियस माना जाता है एट्थ लॉर्ड को, अशुभ माना जाता है। एट्थ लॉर्ड को हम जनरली अशुभ मानते हैं। बट इफ द सेम प्लेनेट ऑल्सो ओन से त्रिकोणा, यदि वही प्लेनेट आपका त्रिकोण का स्वामी हो जाए, ऐसा बहुत सारा होगा। शनि बहुत सारे केसेस में हो जाता है, 5वें भाव का स्वामी और 6ठे भाव का स्वामी हो जाता है। शनि 8वें भाव का स्वामी और 9वें भाव का स्वामी भी हो जाता है आपका। यदि मैं मिथुन लग्न की कुंडली लूं तो शनि 8वें और 9वें भाव का स्वामी हो जाएगा। मिथुन लग्न में 3 होगा तो शनि आपका 8th और 9th लॉर्ड होगा। तब हम क्या करेंगे, वो त्रिकोण का स्वामी भी हो गया। 1 5 9 को त्रिकोण या ट्राइन बोलते हैं। तो इन दिस केस इट त्रिकोणा लॉर्डशिप कैन मेक इट ऑस्पिशियस। ये ऑस्पिशियस हो सकता है त्रिकोणा लॉर्डशिप की वजह से, 8वें भाव का स्वामी के साथ साथ 9वें भाव का स्वामी होने की वजह से इसे शुभ बोल देंगे। आपका जो लघु पाराशरी का नियम है, अष्टमेश को आपको निर्धारित होगा एज ए एट्थ लॉर्ड, वो कैसा होगा उसकी दूसरे स्वामित्व पर, सेकंड लॉर्डशिप पर। तो शनि जब एट्थ लॉर्ड और 9th लॉर्ड दोनों है तो वो एट्थ लॉर्ड शुभ होगा या अशुभ होगा उसकी दूसरी लॉर्डशिप पर निर्भर करेगा। उसकी दूसरी लॉर्डशिप 9th हाउस की है जो कि शुभ होती है। इसलिए यहां पर हम क्या करेंगे, मिथुन लग्न की कुंडली के लिए शनि को एज ए एट्थ लॉर्ड भी शुभ लेंगे। तो देखिए कंसेप्ट है, आप लिख लीजिएगा, द एट्थ लॉर्ड एज ए मेजर एक्सेप्शन, ordinarily inauspicious, but if the same planet also owns a trikona, its trikona lordship can make it auspicious। BPHS बृहद पाराशर होराशास additionally state that 8th house lordship of sun and moon is not itself considered evil। जब आपका सूर्य और चंद्रमा को 8वें भाव का स्वामित्व हो तो उनके पास कोई दूसरी लॉर्डशिप होती नहीं है। तो एज ए एट्थ लॉर्ड हम कैसे निर्धारित करेंगे, क्योंकि लघु पाराशर ये कहती है कि कोई भी प्लेनेट एट्थ लॉर्ड है तो वो एज ए एट्थ लॉर्ड कैसा होगा ये उसकी दूसरी लॉर्डशिप निर्धारित करती है। यदि दूसरी लॉर्डशिप अशुभ है तो उस प्लेनेट को एज ए एट्थ लॉर्ड अशुभ माना जाएगा। जैसे शुक्र है आपका, पाइसेस लग्न की कुंडली के अंदर शुक्र है, तो पाइसेस लग्न की कुंडली में शुक्र 8th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड होता है, तो एज ए 3rd लॉर्ड प्लेनेट अशुभ माना जाता है। तो एज ए 8th लॉर्ड भी वो अशुभ होगा। क्लियर होगी बात। सैटर्न है आपका मिथुन लग्न की कुंडली में, वो 8th और 9th लॉर्ड है, तो एज ए 8th लॉर्ड मानने के लिए उसकी दूसरी लॉर्डशिप मतलब 9th लॉर्ड देखेंगे। 9th लॉर्ड वो शुभ है इसलिए एज ए 8th लॉर्ड भी शुभ मान लिया। मगर चंद्रमा और सूर्य की तो दूसरी लॉर्डशिप है नहीं, तो चंद्रमा आपका 8th हाउस का लॉर्ड हो सकता है, सूर्य भी 8th हाउस का लॉर्ड हो सकता है। तब हम क्या करेंगे, चंद्रमा आपका मिथुन लग्न के वो सेजिटेरियस या धनु लग्न की कुंडली में 8th लॉर्ड हो जाता है, उसका 4th साइन 8वें भाव में जाता है। तो उस केस में इसको आपका अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है, इसे अशुभ नहीं मानते, न्यूट्रल मानते हैं, मगर उसको शुभ मानने की गलती नहीं करेंगे। तो ये आपका रूल नंबर 4 है। अब मैं बीच में आपसे मुखातिब होऊंगा एक अलग बात के लिए। मैं जैसे आपको सभी को ज्ञात है अलग अलग तरीके के एस्ट्रोलॉजी कोर्सेज कराता रहता हूँ। जो लोग वैदिक पाराशर एस्ट्रोलॉजी कंप्लीट कर चुके हैं उन्हें पूरी तरीके से एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए केपी और भृगुनंदी नाड़ी एस्ट्रोलॉजी करनी ही पड़ेगी, आज या बाद में सभी लोगों को करनी ही पड़ती है। तो आप लोग यदि करना चाहते हैं तो मेरा एक कोर्स शुरू होने वाला है 15 अक्टूबर 2026 से। भृगुनंदी नाड़ी का भी कोर्स होगा, केपी एस्ट्रोलॉजी बेसिक शुरुआत से A to Z मैं कराऊंगा, भृगुनंदी नाड़ी भी शुरुआत से कराऊंगा। यदि आप करना चाहते हैं तो रजिस्टर करें, और जो अर्ली रजिस्टर करेंगे उसको मैं कुछ डिस्काउंट भी दूंगा। मेरा नंबर है 9013798899, उस पर आप मैसेज करें तो आपको बाकी डिटेल सिलेबस वगैरह मैं प्रोवाइड कर दूंगा। एक मेरा कोर्स महादशा विंशोत्तरी दशा को किस तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है,
काफी मेरे कोर्सेज हैं, मगर मैं एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप से एक कोर्स को प्रिपेयर करके आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। वो भी 15 अक्टूबर को शुरू होगा। उसके लिए भी आप रजिस्टर कर सकते हैं। और जो केपी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं स्टूडेंट और उसके अंदर अपनी कैपेबिलिटीज को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरा एक कोर्स आने वाला है, केपी एस्ट्रोलॉजी रिसर्च कोर्स, जिसकी वीक में एक क्लास हुआ करेगी। आप में से जो भी इंटरेस्टेड है वो सभी मेरे नंबर 9013798899 पर कांटेक्ट कर रहे हैं। जो अर्ली आएंगे, इनिशियल कुछ स्टूडेंट्स को, 25 स्टूडेंट्स को एक डिस्काउंट भी मिलेगा, तो आप जल्दी संपर्क कर सकते हैं। अब आता है नियम नंबर 5। फिफ्थ नंबर का नियम नोट कर लीजिए। सेंटेंस है दुस्थाना लॉर्ड्स। दुस्थाना होते हैं छठा, आठवां, 12वां भाव। तो जो आपके दुस्थान के स्वामी है, दुस्थान लॉर्ड्स, दशा कैन टर्न फेवरेबल थ्रू एसोसिएशन विद ए त्रिकोणा लॉर्ड। आपके 6, 8, 12 के स्वामियों की दशा आपके लिए शुभ और अच्छी हो सकती है यदि उनका कनेक्शन त्रिकोण के स्वामी, पहले, पांचवें, 9वें भाव के स्वामी के साथ हो जाए। बीपीएचएस एक्सप्लिसिटली सेस, जो बृहद पाराशर होरा शास्त्र में दिया गया है कि दशा ऑफ 6th, 8th एंड 12th लॉर्ड में बिकम फेवरेबल। छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी की दशा आपके फेवर में जा सकती है व्हेन एसोसिएटेड विद द लॉर्ड ऑफ ए त्रिकोणा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्सल्स इन द दशा जजमेंट। दशा के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपोजिट वो है। जनरली लोग कहते हैं छठे, 8वें, 12वें भाव की दशा खराब जाएगी, मगर ऐसा नहीं है। यदि वो त्रिकोण के स्वामी के साथ उनका अटैचमेंट हो जाए, कनेक्शन हो जाए, तो उनकी डिग्निटी अच्छी हो जाती है, पीड़ित की जगह शुभ प्रभाव हो जाता है। तो छठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी पर जब शुभ प्रभाव होगा, उसकी डिग्निटी अच्छी हो जाएगी, तो खराब होने की बजाय उसकी दशा आपकी अच्छी जाएगी। इस तरीके से आप इसे रीड करेंगे। नियम नंबर 6 आप लिख लीजिए। इवन ए प्लेनेट नॉट इनहेरेंटली ऑस्पिशियस, मतलब एक ग्रह यदि जो शुभ नहीं है, मे गिव ए फेवरेबल दशा इफ कनेक्टेड विद केंद्र और त्रिकोण लॉर्ड। जो प्लेनेट आपकी कुंडली के लिए शुभ नहीं है, वो भी यदि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ कनेक्ट होगा, तो वो शुभ ग्रह दे सकता है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र कहती है प्लेनेट कंजक्ट और एस्पेक्टेड बाय ए केंद्र और त्रिकोण लॉर्ड कैन एक्वायर ए फेवरेबल दशा रिजल्ट। तो कोई भी ग्रह आपकी कुंडली के अंदर, कोई भी ग्रह जो आपको लगता है कि अशुभ परिणाम देने वाला है, आपका 3rd हाउस के लॉर्ड को भी अशुभ मानते हैं, 11th लॉर्ड को भी अशुभ मानते हैं, 6, 8, 12 के लॉर्ड को भी अशुभ मानते हैं, मगर उनका कनेक्शन यदि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी के साथ बन जाए, तो वो अशुभ होने की बजाय शुभ परिणाम दे सकते हैं। इसको एक्चुअली हम बोलते हैं उस पर्टिकुलर प्लेनेट की डिग्निटी अच्छी होना। जब आपके खराब भावों के स्वामी, जिनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये खराब रिजल्ट देंगे, मगर वो केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, तो वो आपके जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उसके विपरीत वो अच्छे परिणाम देने की स्थिति में होंगे। अब नियम नंबर 7वां लिख लें। लग्न एंड 9th एक्सचेंज। आपका लग्न लॉर्ड और 9th लॉर्ड का एक्सचेंज हो जाए। एक्सचेंज का मतलब होता है आपका 9th लॉर्ड लग्न में जाकर बैठ जाए, लग्न लॉर्ड 9th में बैठ के चला जाए, तो कैन प्रोड्यूस एक्सेप्शनल फॉर्च्यून। आपका जो फॉर्च्यून है वो एक्सेप्शनल हो जाएगा। नेटिव विल बिकम एक्सेप्शनल फॉर्चुनेट। आपका लग्नेश 9th हाउस में चला जाए और 9th लॉर्ड लग्न में चला जाए, बाकी एक्सचेंज के अलग अलग परिणाम होते हैं, मगर ये एक्सचेंज आपकी कुंडली को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर देता है। वो व्यक्ति का, आपका भाग्य हमेशा आगे बढ़कर काम करेगा। वो कहीं पर भी जाएगा तो उसका भाग्य बहुत स्ट्रांग हो जाता है। इफ द 9th लॉर्ड ऑक्यूपाई लग्न एंड लग्न लॉर्ड ऑक्यूपाई द 9th, बृहद पाराशर होरा शास्त्र डिस्क्राइब द पीरियड ऑफ बोथ एज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। मतलब दोनों का पीरियड का मतलब क्या है, आपकी लग्नेश की दशा और नवमेश की दशा एक्सेप्शनली अच्छी रहेगी। लॉजिक बहुत सिंपल है, पहले ही मैंने बताया, कोई भी प्लेनेट यदि लग्न में जाकर बैठेगा, 9th लॉर्ड लग्न में गया तो उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो गया, उसकी डिग्निटी अच्छी होगी। 9th लॉर्ड को शुभ माना जाता है और शुभ ग्रह जब लग्न में जाकर बैठेगा तो उसका प्लेसमेंट बहुत अच्छा हो गया, उस पर कोई नेगेटिव असर नहीं है बाय द वे, और मेलिफिक प्लेनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है, तो सबसे बेस्ट प्लेसमेंट हो गया। ऐसे ही लग्नेश भी साथ ही साथ आपके 9वें भाव में गया। आपकी कुंडली के 2 शुभ ग्रह शुभ जगहों पर जाकर बैठ जाएंगे तो आपकी पूरी कुंडली को खींच कर ले जाएंगे। आपकी जिंदगी के अंदर
आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देता रहेगा। सो दिस इज ए वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सेप्शनल एक्सचेंज इन योर चार्ट। बाकी एक्सचेंजों में भी ऐसा कुछ एक में होगा, मगर ये एक्सेप्शनल एक्सचेंज है। एक नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे। लग्न एंड 10th हाउस, आपका नेम फेम, आपका कार्य क्षेत्र, आपकी पॉपुलरिटी, आपके जो भी आप कर्मठता जो भी है आपकी, आपका जो भी ऑरा है समाज के अंदर, आपकी जो प्रतिष्ठा है समाज के अंदर, वो आपकी डिसाइड होती है आपकी लग्न और 10वें भाव से। क्योंकि प्रतिष्ठा कर्म से बनती है, 10वां भाव कर्म का भाव है, और लग्न आप सेल्फ है, आप ही दिखाई देते हैं। आपकी पर्सनैलिटी जब दिखाई देगी और आपके कर्म जब दिखाई देंगे, तभी आपके समाज के अंदर आपका नाम बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा। तो लग्न एंड 10th एक्सचेंज कैन प्रोड्यूस रूलरशिप स्टेटस। आपकी लग्न और 10th लॉर्ड में यदि एक्सचेंज हो जाता है, आपका दशमेश जो स्ट्रॉन्गेस्ट केंद्र है, आपकी कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्ग और मजबूत जो केंद्र स्थान है वो 10वां भाव है, वो उसका स्वामी लग्न में जाकर बैठ जाए, कर्म का स्वामी लग्न में और लग्न का स्वामी 10वें भाव के अंदर बैठ जाए, तो वो पर्सन रूलर बनता है, उसका स्टेटस बहुत हाई होता है। अब आप बहुत कहेंगे कि सब रूलर थोड़ी बनते हैं। अब रूल करना जरूरी नहीं है कि आपका किंगडम छोटा या बड़ा हो सकता है। आप हो सकता है अपने मोहल्ले में रूलर हो, आप हो सकता है अपने तहसील में रूलर हो, या अपने डिस्ट्रिक्ट में हो, या बड़े लेवल पर हो, मगर या आप अपनी फैक्ट्री के अंदर रूलर हो। आपको एक स्टेटस मिलेगा समाज के अंदर और लोगों के कंपैरिजन में। मगर देखिए हर जगह पर एक कंडीशन होगी। दशा प्लेनेट जो भी हम ये बता रहे हैं, आपको परिणाम मिलेंगे उन्हीं की दशाओं में, दोनों प्लेनेट की दशा में, लग्नेश की दशा में भी और दशम लॉर्ड की दशा में भी। मगर कंडीशन ये है वो प्लेनेट पीड़ित नहीं होने चाहिए कि 10th लॉर्ड लग्न में जाकर बैठ गया, पता चला वो राहु से भी पीड़ित है, सैटर्न से भी पीड़ित है, मार्स से भी पीड़ित है, तो ये परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। वो पीड़ित नहीं है, ये एक कंडीशन है हर एक जो भी मैं कॉम्बिनेशन बता रहा हूं। क्योंकि डिग्निटी ऑफ प्लेनेट यदि अच्छी नहीं है तो आपको परिणाम एक्सपेक्टेड नहीं मिलते। डिग्निटी होती है अशुभ ग्रहों का असर ना हो, बाकी तो वो प्लेसमेंट तो उनका अच्छा हो ही गया, और राशि एक्सचेंज है तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपका। केवल आपको ये देखना है अशुभ ग्रहों का उन पर परिणाम नहीं है, तो आप रूलर बनेंगे, ये निश्चित तौर पर मान के चलिए। नेक्स्ट वन मैं नवा कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूं। प्लेसमेंट कैन रिवर्स फंक्शनल नेचर। प्लेसमेंट की इतनी इंपॉर्टेंस है, देखिए आपकी कुंडली का एक प्लेनेट फंक्शनली मेलिफिक है, 6, 8, 12th लॉर्ड, 3rd एंड 11th लॉर्ड फंक्शनल मेलिफिक होते हैं, तो उनके हम परिणाम क्या मानकर चलेंगे कि मेलिफिक परिणाम देंगे? नहीं, मगर उनका प्लेसमेंट बेटर है, सही राशि और सही भावों में प्लेसमेंट हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर प्लेनेट की डिग्निटी अच्छी हो जाती है। तो एक मेलिफिक भावों के स्वामी की यदि डिग्निटी अच्छी हो जाती है, तो वो मेलिफिक होने की बजाय बेनिफिक की तरह बिहेव आपको अच्छे रिजल्ट देगा, उसके जो परिणाम है बहुत अच्छे मिलेंगे। देखिए प्लेसमेंट कैन रिवर्स फंक्शनल नेचर। ब्रैड पारासर ओरासास गिव एन अनयूजुअली क्लियर प्रिंसिपल। ये क्लियर प्रिंसिपल है ब्रैड पारासर ओरासास के अंदर। इवन एन अदरवाइज इनऑस्पिशियस प्लेनेट कैन फेल टू प्रोड्यूस इविल व्हेन एक्सॉल्टेड वेल प्लेस्ड इन ऑस्पिशियस हाउसेस। कि जो प्लेनेट आपका यदि अशुभ ग्रह है आपकी कुंडली के लिए, यदि वो आपकी कुंडली में एक्सोल्टेड उच्च का होकर शुभ भावों के अंदर बैठा हुआ है, तो वो अशुभ की जगह आपको शुभ परिणाम देगा। While an inherently benefic planet can produce adverse effect when debilited and badly housed। मतलब आपकी कुंडली के लिए जिसको आप शुभ ग्रह मानकर चल रहे हैं, 9वें भाव का स्वामी, 5वें भाव का स्वामी अशुभ भाव में जाकर बैठ जाए, नीच का हो जाए, तो वो आपको शुभ परिणाम देने की जगह अशुभ परिणाम देगा। सो डिग्निटी प्लस भाव कैन ओवरटर्न द सिंपल बेनिफिक मेलिफिक लेवल। तो डिग्निटी और किस भाव में बैठा वो उसके बेनिफिक और मेलिफिक लेवल को चेंज कर सकता है। 10वां और आखिरी नियम आज का मैं पढ़ूंगा। स्ट्रॉन्ग सिक्स लॉर्ड डज नॉट ऑलवेज गिव डिजीज एनिमीज। छठे भाव का स्वामी यदि आपका बली है, तो वो आपको ये जरूरी नहीं है कि हमेशा वो बीमारियां देगा या आपको शत्रु देगा, यदि उसकी डिग्निटी अच्छी है। फल दीपिका सेज ए वेल प्लेस्ड। फल दीपिका का नियम है, फल दीपिका कहती है यदि आपका 6th लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड है और वो उसके ऊपर शुभ ग्रहों का असर है, तो वो अपनी दशा के अंदर आपको विक्ट्री देगा एनिमीज पे, शत्रुओं को हराएगा, आपकी हेल्थ अच्छी करेगा, पावर बढ़ाएगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ाएगा। मगर वो कमजोर है तो ये सारे काम नहीं कर पाएगा। वो कमजोर और एफ्लिक्टेड है, पीड़ित है, गलत भाव के अंदर बैठा हुआ है, अशुभ ग्रहों पर असर है, तब वो आपको बीमारी देगा, आपको डेट देगा, आपको सभी तरीके के डिस्प्यूट देगा और ट्रबल्स देगा। आज इसको हम आगे कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।
कंडीशन ये है कि यदि आपके व्यूज सफिशिएंट आते हैं तो मैं इस सीरीज को आगे रखूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।